हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYS की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। बेसिकली इन सभी वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, यानी कि टोटल 75 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इन सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और इस वीडियो को केवल बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड वाले ही नहीं, बल्कि जिनका बिहार पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम है और लेडीज स्वाभिमान बटालियन का भी, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो राइट आंसर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। जो वित्तीय बिल है वो लोकसभा में पारित हो सकता है। और वित्तीय बिल से संबंधित संविधान का जो अनुच्छेद है वो हमारा आर्टिकल 110 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फास्टली बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची की। पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का है। अगला प्रश्न 4 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 जो बोलता है वो बोलता है ग्राम पंचायतों के संगठित करना। अगला प्रश्न 5 नंबर, न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन है आपके, कोई भी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका भू राजस्व। भू राजस्व जो है वो केंद्र सरकार का कर नहीं है, बल्कि वह राज्य सरकार का कर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा IMF। IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9 नंबर, डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। तो सही उत्तर बताइएगा। राइट आंसर है नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी के सिफारिश पे ही बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण हुआ था। अगला प्रश्न, वर्तमान में देश के ग्रहण किया है तो क्या? तो सही उत्तर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। वर्तमान में हमारे देश ने चालू खाता की पूर्ण विनियमितता प्राप्त की है। अगले प्रश्न, विश्व का कौन सा देश
मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की गुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बन गया है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तक? राइट आंसर हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है वो प्रति मिनट 28 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो नवीन मोरदार पर्वत में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रामाणिक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में अंतर बताइए, कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्लस 5.5 घंटे, यानी कि जो हमारा भारतीय प्रामाणिक समय है IST वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। अगला है हमारा 16 नंबर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो सही उत्तर बताइएगा। 20.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है वो 20.7% है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, भाखा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन था असम कुल मिलाकर के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 7। असम जो है वो 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी निम्न ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा गेहूं कौन सा राज्य उत्पादित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है, और जो आलू भी उत्तर प्रदेश और गन्ना भी उत्तर प्रदेश ही सर्वाधिक उपज करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्य बोला है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व कहने का अर्थ 1 किलोमीटर दूरी में कितने लोग बसते हैं, यह हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिका का द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इजी क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है।
अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? राइट आंसर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका विधान पालिका। जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ। तो सैयद वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के में सबसे अधिक गुलाम रहते थे और फिरोज शाह ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह अंग्रेज को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, जो शाही फरमान था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिए थे? तो हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, किन्होंने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो राइट आंसर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही से फ़ायदा मिल सके। राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1869 में। तो यहाँ पे हमारा जीके का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट जीएस के क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे। प्रश्न संख्या 56 है हमारा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। यह हमारा आवृत्ति का चलने का तरीका है। तो इसके इन दो डिस्टेंस के बीच, ये दोनों जो ऊपर है उसके या फिर इन दो नीचे वाले के, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण में जो है वो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं एक्स किरण में। तो एक्स किरण और आपका गामा किरण उदासीन होता है, या क्या होता है? उदासीन होता है। और अल्फा किरण हमारा, अल्फा कण हमारा धनात्मक होता है, प्लस होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो सही उत्तर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते थे। ए बराबर हमारा होता है P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन हमारा 2 है, न्यूट्रॉन हमारा 2 है, तो जोड़ने तो आता है, कितना हो गया? 4। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए प्रदर्शित होती हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन था कि कौन सा निरूपण धातु को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2882। यह किसको दर्शाता है? तो धातु को। अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो सही उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुणधर्म होता है वो उभयधर्मी होता है और टोटल क्या है? सेम है। अगला प्रश्न 61 नंबर बोलता है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे लोन पेयर बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो जब बाहर 4 है तो इसको संयोग करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है हमारा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो अष्टफलकीय है। अगला प्रश्न 63 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इजी क्वेश्चन, जरूर बताएं इसका। राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर बताएं। राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार किन्होंने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न हमारा 65 नंबर, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 33 जोड़े। कशेरुक रज्जु में से 33 जोड़े तंत्रिका तंत्र निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66 है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो सही उत्तर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर, पित्तल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब पित्तल के बर्तन को अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से इसको साफ किया जाता है तो इनसे जो धुआं निकलता है वो होता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल का है 70 नंबर, जस्ता का एक आयतन भाग जिसका घनत्व कितना दिए हुए है 7100 को 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व है 8900 से मिलाने पर पित्तल बनता है। तो पित्तल का घनत्व क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे। ये रहा हमारा ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8300। इसको जो बनाएंगे हम, केवल सिर्फ आप 7100 और
8900 गुणे 2 का औसत एवरेज निकाल ले तो आपका आंसर आ जाएगा 8300। अगला प्रश्न हमारा 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में सहायक होता है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खून के जमने में कौन सा विटामिन है हमारा सहायक देता है, तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के है जो खून के जमने में भी सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, ऐसा क्यों। क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है किससे, तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कांच में नहीं रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 75 नंबर है हमारा, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता को जब हम खुली वायु में रख दें तो उस पर थोड़ी देर के बाद ही उस पर बेसिक कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 76 नंबर, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताएं। यह बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन। अब ध्यान दीजिएगा, जो कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो वो इथिलीन से पकाया जाता है, लेकिन जब इसको भारी मात्रा यानी कि व्यावसायिक मात्रा में हमें इसको पकाना हो तो हम एसिटिलीन गैस का उपयोग करेंगे। जब यहाँ पे व्यावसायिक के लिए लिखा हो तो हम क्या करेंगे, आंसर एसिटिलीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है हमारा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या, तो राइट आंसर इसका बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक एस्टर है। अगला प्रश्न हमारा है 78 नंबर, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या करते हैं, तो राइट आंसर बताएंगे। बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, या फिर शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, या फिर बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, और जो अक्रिय गैस होती है वो हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 18 के सभी तत्वों को हम लोग नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज के ही वीडियो में हमने बायो के 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, उसके पार्ट 1 में ही यह क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा साइंस का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन की तरफ।
हिंदी के क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश मिलता ही मिलता है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस गद्यांश को पढ़ करके उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को जवाब देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश से हमारा मनुष्य की पूरी जाति, मनुष्य का पूरा जीवन, मनुष्य की पूरी सभ्यता और संस्कृति अधूरी है, क्योंकि नारी ने उस संस्कृति के निर्माण में कोई भी दान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। नारी कर भी नहीं सकती थी, पुरुष ने उसे करने का कोई मौका भी नहीं दिया। हजारों वर्षों तक स्त्री पुरुष के नीचे और छोटी और हीन समझी जाती रही है। कुछ तो देश ऐसे थे, जैसे चीन में हजारों वर्षों तक यह माना जाता रहा है कि स्त्रियों के भीतर कोई आत्मा नहीं है। इतना ही नहीं, स्त्री की गिनती जड़ पदार्थों के साथ की जाती है। आज से 100 वर्ष पहले चीन में अपनी पत्नी की हत्या कर देने पर भी किसी पति को कोई भी दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि पत्नी उसकी संपदा है, धन है, वह उसे जैसे चाहे रख सकता है, जीवित रखे या मार डाले, इससे कानून और राज्य पर कोई संबंध नहीं है। भारत में भी स्त्रियों को पुरुष की समानता में कोई अवसर और जीने का मौका नहीं मिला। पश्चिम में भी वही बात थी। चूँकि सारे शास्त्र और सारी सभ्यता और सारी शिक्षा पुरुषों के द्वारा निर्मित की गई है, इसलिए पुरुषों ने अपने आप को बिना किसी से पूछे श्रेष्ठ मान लिया है। स्त्री को श्रेष्ठता देने का कोई कारण नहीं, स्वभावतः इसके घातक परिणाम हुए। सबसे बड़ा घातक परिणाम तो यह हुआ कि स्त्रियों के जो गुण थे वे सभ्यता के विकास में सहयोगी न हो सके। सभ्यता अकेले पुरुषों ने विकसित की। अकेले पुरुषों के हाथ में जो सभ्यता विकसित होगी, उसका अंतिम परिणाम युद्ध के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। अकेले पुरुष के गुण पर जो जीवन निर्मित होगा, वो जीवन हिंसा के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकता। पुरुषों की प्रवृत्ति में पुरुष के चित्त ही हिंसा का, क्रोध का, युद्ध का कोई अनिवार्य हिस्सा है। आगे है, नीत्शे ने आज से कुछ ही वर्षों पहले यह घोषणा की कि बुद्ध और क्राइस्ट सैन रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने करुणा और प्रेम की इतनी बातें कही है कि वे बातें पुरुष के गुण नहीं हैं। नीत्शे ने क्राइस्ट को और बुद्ध को स्त्रैन, स्त्रियों जैसा कहा है। एक अर्थ में शायद उसने ठीक ही बात कही है। वह इस अर्थ में कि जीवन में जो भी कोमल गुण, जीवन के जो भी माधुर्य से भरे सौंदर्य, शिव की कल्पना और भावना है, वह स्त्री का अनिवार्य स्वभाव है। मनुष्य की सभ्यता माधुर्य और प्रेम और सौंदर्य से नहीं भर सकती। क्रूर और पुरुष हो गई, कठोर और हिंसक हो गई और अंतिम परिणाम में केवल युद्ध लाती रही। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को अब देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, भारत में पुरुषों को नारी से श्रेष्ठ क्यों मान लिया गया? तो अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा और हमने पढ़ा तो आपने सुना होगा, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण अकेले पुरुषों ने किया था, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ माना गया। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान समाज का क्या कुपरिणाम हुआ? राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा, समाज में एक पर एक अनेक युद्ध हुए। अगला है, स्त्रियों में कौन से गुण होते हैं? राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा कोमलता, यानी कुट नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द चित्त का समानार्थी शब्द है। चित्त कहने का अर्थ मन, दिल। राइट आंसर हो जाएगा दिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष्य का युग्म शब्द गद्यांश में प्रयुक्त है? तो कौन सा है? तो कोमल गुण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवक, क्योंकि बैरागी जो भटकता है, परिव्राजक और त्यागी, इन सभी को
किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सेवक जो होता है किसी अपने मालिक की सेवा करता है। तो ये क्या हो गया, उन सभी से अन्य हो गया। अगला प्रश्न है 87 नंबर, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्द से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिक, क्योंकि बाकी जो तीन है वो दूसरे हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, प्रतियोगी का विलोम होगा। राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी, क्योंकि प्रतियोगी हम उसे कहते हैं जो हमारे साथ किसी भी क्षेत्र में जीतने के लिए उतरते हैं, तो हमारा हो गया प्रतियोगी। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम लोग सहयोगी कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थूल का विलोम होगा। राइट आंसर हो जाएगा क्रिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। महेंद्र जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा 91 नंबर, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरः धनमणि। शिरः धनमणि बराबर शिरोमणि। अगला प्रश्न है 92 नंबर, संयोग का संधि विच्छेद है। राइट आंसर हो जाएगा समजोड़ योग, संयोग। अगला प्रश्न 93 नंबर, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत है जिसका अंबर, यानी पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। अगला पीत है वस्त्र जिसका, ये भी हो जाएगा पीताम्बर। और पीला अंबर है जिसका, इन सभी का उत्तर एक ही होगा, जो कि पीताम्बर का समास विग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय यानी कि किसी भी शब्द के बाद में आकर के उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्यय रहित है, यानी कि प्रत्यय उसमें नहीं लगा हुआ है, तो वो कौन सा है? कुख्यात। कुख्यात प्रत्यय रहित है। अगला प्रश्न है, झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा। पर्यायवाची कहने का अर्थ उसी का दूसरा नाम। राइट आंसर हो जाएगा केतन। झंडा का पर्यायवाची शब्द केतन है। अगला प्रश्न, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा 97 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग यानी कि जो किसी भी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्द से भिन्नार्थक है? राइट आंसर हो जाएगा क्रूर। क्रूर जो है वो अन्य से अलग है। अगला हमारा 99 नंबर, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा रूपक। कमल नयन में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न हमारा 100 नंबर, जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैत्यायरी। तो यहाँ पे हमारा आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने नंबर बने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।